और अब एक खबर आ रही है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की ये सदस्यता ख़त्म हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, उसको देखते हुए अपने आप में ये इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। राहुल गांधी को एक बड़ा झटका, कांग्रेस को एक बड़ा झटका। मानहानि मामले में जो संसद सदस्यता है वो उनकी रद्द कर दी गई है, लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे और अब जब ये खबर आई है तो राहुल गांधी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका। देखिए, बहुत बड़ा झटका लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 उसके सेक्शन 8 के तहत ये सदस्यता रद्द की गई है। यानी वायनाड से राहुल गांधी जो सांसद के तौर पर चुन के आए थे, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, यानी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। निश्चित तौर पर इस बात के कयास कल से ही लगाए जा रहे थे कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत कहा था कि 3 महीने का मौका देने की जो पहले बात थी वो खत्म कर तुरंत अगर कोई 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा किसी आपराधिक मामले में या किसी मामले में तो सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जा सकती है। और उसके बाद हमने देखा था कि कई ऐसे मामले आए थे जिसमें उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई थी। इसके साथ ही साथ एक और मामला था जिसमें एक विधायक की सदस्यता रद्द की गई थी। और अब हमने देखा है कि जैसे ही कल ये मामला आया उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है कि इस पर क्या कार्रवाई की जानी है। चूंकि 2 साल तक की उनको सजा हुई थी और उस सजा को रोक नहीं लगाई गई थी, तो निश्चित तौर पर तत्काल प्रभाव से यानी 23 मार्च से वायनाड से जो संसद सदस्य के तौर पर चुन के आए थे राहुल गांधी, उनको अयोग्य करार दिया गया है, यानी उनकी सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा फैसला एक तरह कह सकते हैं। और जिस बात के कयास कल से लगाए जा रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष इसका संज्ञान ले सकते हैं और इस पर तुरंत फैसला ले सकते हैं। अभी देखना होगा कि जब चुनाव आयोग को इस पर सिफारिशें जाएंगी, चूंकि हम जानते हैं कि ये कानून ये कहता है कि ऐसे मामलों में जो सदस्यता रद्द होती है तब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है जो जनप्रतिनिधि है, सांसद या विधायक जिसकी सदस्यता रद्द होती है। तो क्या राहुल गांधी अब अगले आने वाले 6 वर्ष के अंदर आने वाले जो चुनाव है लोकसभा या फिर विधानसभा के, क्या वो भी नहीं लड़ पाएंगे? ये भी एक तरह से देखें अब इस पर सवाल उठा है। लेकिन बहुत बड़ी खबर कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, यानी अब वो वायनाड से सांसद नहीं है, उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। ये जो कानून है क्या कहता है और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो रद्द की गई है उसमें इस कानून को उस परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहेंगे? जी रमा, आप याद करें कि इससे पहले जो व्यवस्था होती थी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पुरानी व्यवस्था को खत्म के ये कहा था कि जिस दिन ही कन्विक्शन होगा किसी भी सांसद विधायक का, वो उसी दिन से अयोग्य घोषित हो जाएगा। पहले ये होती थी व्यवस्था कि उसमें जब तक अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक मामले पर पूरी तरह से उसको डिसाइड नहीं कर दिया जाता तब तक सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिली थॉमस के मामले में ये व्यवस्था दी थी कि जैसे ही किसी भी लेजिस्लेटर को कन्विक्ट करता है कोई कोर्ट किसी आपराधिक मामले में तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी। हालांकि इसमें होता यह है कि जैसे ही लोअर कोर्ट का फैसला आता है, संबंधित जो भी अध्यक्ष हैं, चाहे अगर किसी विधायक के मामले में है तो विधानसभा अध्यक्ष या संसद सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति, उनको ये निर्णय लेना होता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आता है जो कन्विक्शन हुआ है और उसके आधार पर उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। राहुल गांधी के मामले में जैसा भी स्पीकर ने कुछ देर पहले ही ये तय किया है कि राहुल गांधी अयोग्य हो चुके हैं, जो हाल ही में फैसला आया है क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में। अब यानी आप ये देखें कि 2 साल पहले उनको वो सजा पूरी करनी होगी। राहुल गांधी की सजा की जो मियाद है वो 2 साल है और उसके 6 साल तक वो आगे अयोग्य घोषित रहेंगे, यानी 8 साल तक राहुल गांधी पर यह अयोग्यता लागू रहेगी। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और आप याद करें कि उस वक्त इसको लेकर बड़ा विवाद भी पैदा हुआ था, क्योंकि तब यूपीए सरकार एक अध्यादेश ले आई थी इसको इस फैसले के खिलाफ और खुद राहुल गांधी ने ये कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो वही फैसला है जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता इस बार लोकसभा से गई।
हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। लेकिन विकास, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं राहुल गांधी के पास जो विकल्प हैं वो भी बहुत नाममात्र के बचते हैं। जी, विकल्प उनके पास सीमित हैं। उसमें पहला विकल्प उनके पास यही है कि जाकर के वो कन्विक्शन पे स्टे लें, क्योंकि उनको जो स्टे मिला था निचली अदालत से वो सेंटेंस पर था, कन्विक्शन पे नहीं था। और आमतौर पर ज्यादातर मामलों में कोर्ट कभी भी कन्विक्शन पे स्टे नहीं देता जब तक कि कोई बहुत असाधारण परिस्थितियां ना हो, सेंटेंस को सस्पेंड किया जाता है ताकि आप अपील कर सकें। तो ये अब बात है कि अब अगर वो स्टे ले भी लेते हैं हाई कोर्ट से तो उनको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कानूनी लड़ाई, जिसमें स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ भी उनको अदालत जाना पड़ेगा, या तो पहले स्पीकर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर उनको स्टे मिल भी जाता है, एक इमेजिनरी स्थिति आप देखें, अगर स्टे मिल भी जाता है, क्योंकि स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज की तारीख में वो डिस्क्वालीफाइड है। अब जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं पलटते, भले ही अब अदालती कार्रवाई कुछ भी चलती रहे, बाहर स्टे मिले हाईकोर्ट से या ना मिले, आज की तारीख में जब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो ये बात अब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उनको स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा हाईकोर्ट से, वो एक मसला है। और उसके बाद उनको एक अलग कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी स्पीकर के इस आदेश के खिलाफ। अब इसमें जो आगे की प्रक्रिया है रमा, इसमें जो स्पीकर के फैसले के बारे में चुनाव आयोग को बताया जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनके साथ कानून राज्य मंत्री भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त एसपीएस बघेल मौजूद है जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बड़ी बात है, हम की जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई और लोकसभा सचिवालय ने इसका आदेश भी जारी किया। सर, ये जो कानून है इस बारे में थोड़ा बताएं। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए आपको बड़ी खबर लग रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सैनी साहब के खिलाफ खतौली विधानसभा में हो चुका है और ऐसा ही अभी अन्य कई एमएलए के साथ हुआ है, पूर्व एमएलए के साथ भी हुआ है जो चुनाव लड़ पा रहे हैं। आजम खां के बेटे के साथ भी हुआ। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो उनकी जिस सदन के भी मेंबर है मेंबरशिप चली जाती है। तो ये जो हुआ है ये कोई अप्रत्याशित नहीं हुआ। माननीय स्पीकर साहब उसकी सूचना जारी करते हैं तो अदालत के आदेश का अवलोकन करके जनप्रतिनिधि कानून का हवाला देते हुए उन्होंने सदस्यता समाप्त की। सर, इसमें एक सवाल और कि क्या 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, ये भी आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये भी आ गया था। अभी देखिएगा, हो सकता है किसी भी व्यक्ति को जिला एवं सत्र न्यायालय से अगर कोई दिक्कत होती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उस न्यायालय के अलावा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो सबके लिए भारत के संविधान में आगे जाकर के अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सुना कानून राज्य मंत्री एसपीएस बघेल वो कह रहे थे कि किस तरह से ये पहले भी हो चुका है कि जब इस कानून के तहत सांसद की या विधायक की सदस्यता रद्द हुई है और ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, जब 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा तक सजा होती है तब तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द हो जाती है। तो हमने एक उत्तर प्रदेश में विधायक के मामले में देखा और अब राहुल गांधी की सदस्यता वायनाड से रद्द कर दी गई है संसद सदस्य के तौर पर। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमने साफ तौर पर सुना केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी ये हो चुका है, अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि इस कानून के परिदृश्य में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ गई हैं? ये देखिए, स्पष्ट तौर पर ये सेक्शन 8 जो है जनप्रतिनिधित्व कानून का, वो ये कहता है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि जो चुनकर आता है वो सांसद हो या विधायक हो, अगर किसी मामले में उसे सजा होती है और वो सजा 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा हो, तब वो उसकी सदस्यता चली जाएगी। हम जानते हैं कि पहले आप देखें सुप्रीम कोर्ट के कहा गया था कि 3 महीने तक का समय होगा और उसमें जब तक उन्हें समय दिया जाएगा, अगर वो सजा स्थगित होती है तो फिर सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव करते हुए कहा था कि तत्काल प्रभाव से अगर सजा होती है 2 साल तक या 2 साल तक से ज्यादा तक, तब तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द की जा सकती है, सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब मामला आया
एक विधायक का और उसके बाद अब्दुल्ला आजम का भी हाल ही में मामला आया था, तब हमने देखा कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और हम जानते हैं कि जब बहुत पहले अगर आप जाएं, इससे पहले 5 साल तक सजा की बात थी, उसे बाद में घटाकर 2 साल किया गया था। तो निश्चित तौर पर आज जब हमने कल देखा कि एक अहम फैसले में जिसमें उन्होंने राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो कुछ कहा था और उसमें अदालत में जब वो मामला गया, सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल तक की सजा सुनाई। उसके बाद से ही ये कयास थे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि ये सेक्शन 8 के तहत जो कानून है उसके तहत एक ऐसा मामला लग रहा था कि उस पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला ले सकते हैं और उनकी सदस्यता जा सकती है। और अब वही आदेश हम देख रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया का पालन किया गया। बिल्कुल, एक प्रक्रिया का पालन किया गया। अब हमारे साथ जुड़े रहे शैलेंद्र विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अगर तकनीकी पहलू इस कानून के हम जानना चाहें, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, इससे पहले भी ये कानून लागू हो चुका है। ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें बदलाव किया था वो किस वजह से किया था और तब से लेकर अब तक कौन से लोग इसके दायरे में आ चुके हैं और क्या कुछ ये कानून बताता है कि कानून के दायरे में सब समान है? बिल्कुल सही, ये पहली घटना नहीं है जब अयोग्य घोषित किया गया है किसी लेजिस्लेटर को। इससे पहले आप याद करें, जयललिता को इसमें डीए मामले में जब दोषी साबित हुई थी वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। लालू प्रसाद यादव इस मामले में डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसी नियम के तहत। और सबसे पहला जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो कांग्रेस के रशीद मसूद का हुआ था। उनको सबसे पहले सितंबर 2013 में अयोग्य घोषित किया गया था क्योंकि वो दोषी साबित हुए थे निचली अदालत से। अब इसमें जो कानून है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रमा पहले जो प्रावधान थे उसमें ये कहा गया है साफ साफ कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, 2 और 3 में ये व्यवस्था दी गई थी कि किन परिस्थितियों में कोई लेजिस्लेटर, कोई लॉ मेकर अयोग्य घोषित होगा। और 8 सब क्लॉज 4 में एक एक्सेप्शन दिया गया था कि 3 महीने तक का समय होगा अपील दाखिल करने के लिए, और अगर अपील दाखिल हो जाती है तो वो सांसद या विधायक अयोग्य घोषित नहीं होगा। इसी सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए हटा दिया था। इसकी वजह ये थी कि इसका बहुत सारे जो लॉ मेकर्स थे उनके ऊपर बहुत गंभीर अपराध के जो मामले थे उनमें कन्विक्शन हो चुका था लोअर कोर्ट से, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील के आधार पर संसद बार बार चुन के आ जाते थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि हम इस सिनेरियो को बदलने के लिए कन्विक्शन के दिन से ही अयोग्य घोषित करने की जो व्यवस्था है उसके पक्ष में है। इसीलिए जो प्रोटेक्शन क्लॉज 8 के सब क्लॉज 4 में मिला हुआ था उसको खत्म कर रहे हैं। तब से लेकर के कई विधायक भी इस मामले में इस तरह से अयोग्य घोषित हुए हैं। लेकिन जो सांसद हैं उनमें मैंने 3 बड़े नाम आपको जो बताए, रशीद मसूद थे, जयललिता थी, लालू प्रसाद हैं, वो इसी के चलते डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो वही व्यवस्था कायम है 2013 से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। राहुल गांधी भी उसी के तहत अयोग्य घोषित किए गए हैं। विकल्प उनके पास कानूनी विकल्प यही है कि वो सबसे पहले कन्विक्शन पर स्टे ले, लेकिन जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि अब ये सिर्फ अदालत तक बात नहीं रह गई, स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर जारी कर दिया है, पारित कर दिया है। अब अगला कदम जो होगा वो ये होगा कि इस आदेश को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये सीट वैकेंट हो रही है, आप इस पर उपचुनाव करा सकते हैं। तो ये एक अगली स्टेप ये होगी इस मामले में। तो राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी और बढ़ गई हैं और वो और जटिल हो गई। बिल्कुल, लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और हमारी सहयोगी रीमा पराशर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पूरे मामले पर। रीमा, किस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका है और जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास सारथी बता रहे हैं कि कोई ज्यादा विकल्प राहुल गांधी के सामने अब बचते नहीं है। बिल्कुल, देखिए रमा, पूरा जो मामला है कानूनी आधार पर वो तो अभी विकास ने समझा दिया है कि किस तरह से 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर ये फैसला हुआ। और कल से ही जब से सजा सुनाई गई थी तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस बारे में अपना क्या फैसला लेते हैं। और आज सुबह से भी इस बात की आशंका थी कि कभी भी लोकसभा स्पीकर का फैसला आ सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है यहाँ पर रमा बतानी हमारे दर्शकों को कि 10 साल पुराने की वो तस्वीरें और वो सीन अब सबकी आंखों के
सामने भी आ रहा है और चर्चा का बाजार भी अब उसी को लेकर गर्म है, क्योंकि वो सीन किसी से छिपा नहीं है जब एक अध्यादेश को खुद राहुल गांधी ने फाड़ा था, जो उन्हीं की जो सरकार चल रही थी यूपीए की, और मनमोहन सिंह तब के प्रधानमंत्री वो लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट के खिलाफ वो अध्यादेश लाया। तो में इस बात को लेकर चर्चा है कि तब शायद राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि जो वो कदम उठा रहे हैं अध्यादेश को फाड़ने का, उसका खामियाजा एक दिन उन्हें ही भुगतना पड़ सकता है। और आज वो तस्वीरें भी बार बार वायरल हो रही हैं राहुल गांधी की। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया है कि एक अध्यादेश को फाड़ना, इसके अलावा भी अगर राहुल गांधी के पिछले कुछ समय में उनके बयान देखे जाएं और कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें राहुल गांधी की उनकी बयानों को लेकर आलोचना हुई है, चाहे देश से बाहर देश विरोधी बयान देना हो, चाहे अध्यादेश फाड़ना हो, तो एक लगातार इस तरह की हम देख सकते हैं कि एक पूरी जो है राहुल गांधी की आदत रही है, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें वो चर्चा का विषय भी बने हैं। बिल्कुल रमा, देखिए ये वो नोटिफिकेशन है, ये हम जरा दर्शकों को दिखा दें। वैसे हमारी स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रहा होगा, जो कि लोकसभा सचिवालय से अब से कुछ ही देर पहले इसको जारी किया गया है। और इसमें सीधे तौर पर ये बात लिखी गई है कि सूरत में जिस तरह से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो फैसला आया है, उसके बाद राहुल गांधी के वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि केरला में आती है, वहां से सांसद के बतौर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उनकी मेंबरशिप लोकसभा की आज की डेट से, यानी आज से, क्योंकि उनकी सजा शुरू होती है, तो आज से उनको उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म किया जाता है। तो ये 23 मार्च 2023 की इसमें डेट लिखी गई है। और खास करके अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और उसके बाद जाहिर तौर पर आज सुबह से हमने लोकसभा में देखा कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही थी इस मुद्दे पर, लेकिन कांग्रेस को सुबह ही एक बड़ा झटका लग गया था जब जेडीयू ने उसका साथ छोड़ दिया था इस मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी ने अब ओबीसी के अपमान का मुद्दा भी उठा दिया है राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर। इसलिए अब ये लग रहा है कि आज ये इतना बड़ा जो फैसला हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, जाहिर तौर पर कांग्रेस जरूर इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन विपक्ष में भी फूट पड़ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा दल इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ और उनके बयान के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल रीमा, और ये अधिसूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी आगे की प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि आप लंबे समय से पूरी राजनीति को कवर कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का राजनीतिक प्रभाव, क्योंकि कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, अब इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए रमा, जाहिर तौर पर प्रभाव इसका ये देखने को जो लग रहा है, पॉलिटिकल एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और लगातार जिस तरह कल से अब तक हम तमाम हलकों में बातचीत भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, एक कि पिछले कुछ दिनों से राजनीति में दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री को लेकर कई तरीके के वक्तव्य इस तरह से आ रहे थे जो कि मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे थे, और वो ज्यादातर वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही आ रहे थे। अभी पवन खेड़ा का भी एक एग्जाम्पल सामने था, जयराम रमेश की तरफ से भी प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और खासकर राहुल गांधी के लिए। इस एक फैसले के बाद कम से कम अब उन नेताओं की जबान पर लगाम कसने की एक तैयारी तो जरूर होगी, जो कि एक मर्यादा को भूलकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर कम से कम कानून के दायरे में वो बात नहीं आनी चाहिए। रीमा, हमारे साथ आप बनी रहे। हम इससे पहले देख लेते हैं कि पूरे मामले पर कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने क्या कहा। कर दिया है। हमारे साथ कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, जिस तरीके से ये जो पूरा एपिसोड है, इसमें उनकी सदस्यता गई है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? ये तो जाना ही थी उनकी प्रतिक्रिया। मेरी ये प्रतिक्रिया थी, कल रहे थे। आप ये देखिएगा कि कई बार आदमी हथियार बनाता है और स्वयं उससे मारा जाता है। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री थे और कैबिनेट ने एक आदेश किया था कि 5 साल की सजा वालों की मेंबरशिप जाएगी, जिसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ते हुए और इसको टोटली नॉनसेंस कहते हुए और इसको प्रधानमंत्री जी के और कैबिनेट के फैसले को उल्टा था, जबकि ये उनको अधिकार भी नहीं था। तो व्हाट नॉनसेंस करके उन्होंने ऐसे कहा था। तो उन्होंने ही फिर 5 साल से 2 साल के लिए कहा था, और ऐसा मुझे लगता है उस समय लालू यादव के खिलाफ उनको कुछ कम सजा वाला कानून बनाना था। आज उसी में वो खुद फंसे हैं।
तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तारीखें पड़ी हैं, इतने बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जेटली साहब के मामले में केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी, एक बार और गडकरी साहब के मामले में मांगी है। तो जब ऐसे लोग जो घमंड से चूर होते हैं वो कई बार अपने को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझने लगते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को ये डराने की, उनको जेल में डालने की साजिश है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, चौथा पिलर आप भी हैं, और वो सब की अपनी एक लक्ष्मण रेखाएं हैं। यही भारत के संविधान को लिखने वालों की खूबसूरती थी। तो अब जो फैसला हुआ है स्पीकर साहब ने लिया है, वो स्पीकर साहब के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ही किसी को 2 साल की सज़ा होगी इमीडिएट उनकी मेंबरशिप जानी चाहिए। लेकिन ओथ स्पीकर साहब दिलाते हैं तो ये इस्तीफा स्वीकार करना अथवा सदस्यता लेना भी उनका अधिकार है। तो उन्होंने अदालत के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद आज ये निर्णय लिया है। तो ये विपक्ष को डराने वाली बात नहीं है, ये तो कोई पुलिस या वो नहीं भेजी गई है, ये तो माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन किया गया है, वो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार। तो हमने बात की प्रोफेसर एसपी सिंह वकील से, जिनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो स्पीकर की तरफ से है और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लिया गया है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, और जो फैसला लिया गया है पूरे विवेक के उनको बता रहा था। देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसको लेकर किसी तरह के पॉलिटिकल वेंडेटा की बात की जा सके। पहले भी कई सदस्यों के, चाहे वो विधानसभा में रहे हों या फिर लोकसभा में रहे हों, उनकी सदस्यता गई है। ये वही कानून है जिसमें बहुत स्पष्ट था कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अगर किसी जनप्रतिनिधि को मिलती है तो उसको सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। अब एक जरूर प्रश्न था कि क्या न्यायालय ने उस जो सजा दी है उसको निलंबित रखा है, क्या जो 1 महीने का समय है तब तक उनको संसद सदस्यता से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से सचिवालय का जो नोटिस आया है, जो चिट्ठी आई है, उससे साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के मामले में लोकसभा सचिवालय ने तेजी से ये फैसला लिया है। अब कहीं न कहीं ये राजनीतिक लड़ाई हो गई है। कानूनी लड़ाई तो जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएगी, उच्च न्यायालय में भी जाएगी, लेकिन ये मुझे अब राजनीतिक लड़ाई बहुत बड़ी दिख रही है 2024 के पहले। बिल्कुल, कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे एक बात साफ है कि जिस तरह से संविधान पर, जिस तरह से अदालतों के फैसले पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती आई है, उसे देखते हुए अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं तो वो इसमें पूरे लागू होते हुए दिखाई देते हैं इस फैसले में, अगर पर्टिकुलर इसी फैसले की बात करें हम। देखिए, अगर हम राहुल गांधी के इस मसले को देखें तो बहुत स्पष्ट है कि आपराधिक मानहानि का मामला था। सूरत के न्यायालय ने सुनाया, 2 वर्ष की सजा दे दी। जिस समय सजा दी, एक तरीका तो ये हो सकता था कि नैतिकता के धरातल पर राहुल गांधी खड़े होते, तो चूंकि उन्होंने ही ये ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे, और सबसे पहले जो फाड़ा था वो प्रेस क्लब में फाड़ा था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो जाकर उन्होंने, उस वक्त तो अजय माकन मीडिया देखा करते थे, और उनके साथ वो आकर जिस तरह से उन्होंने किया था, तो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए था, त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया, लोकसभा ने अपनी कार्रवाई की है, तो अब इस पर एक पॉलिटिकल रस्साकशी होगी। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखेंगे तो बहुत साफ है कि कोई भी सदस्य जो जनप्रतिनिधि है, वो जो पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें 8(3) जो धारा है उसके तहत उसकी सदस्यता चली जाएगी। पहले 3 महीने का समय भी मिला करता था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से खत्म है। अब सवाल यही है कि ये एक तकनीकी चीज है जिसको जो इसके कानून के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बता पाएंगे कि जो 1 महीने के लिए अपील का समय दिया था, क्या वो समय उसके बीच, उसके दौरान सदस्यता खारिज की जा सकती है या 1 महीने का इंतजार करना चाहिए था। मुझे लगता है कि सारा जो विवाद होगा वो इसी एक बात पर होगा। इसके अलावा तो कोई और ऐसी बात नहीं दिखती है जो कानूनी तौर पर कोई गड़बड़ दिखती हो।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया है और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि कई बार जो हथियार आप बनाते हैं वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो जाते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने संवैधानिक परिपाटी का उल्लंघन किया था, एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था, कहीं ना कहीं वही उनके सामने आया है। एक पूरा चक्र इसमें घूमता हुआ दिखाई देता है। आगे की प्रक्रिया आपको क्या दिखाई देती है? क्या कुछ राहुल गांधी के सामने विकल्प और भविष्य दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहला विकल्प तो यही है कि वो जो सूरत के न्यायालय ने उनको दिया कि आप जमानत पर हैं और आप हायर कोर्ट में, यानी जाहिर है वो उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, या उनको लगे तो स्पेशल पिटीशन, लेकिन मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय में जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक ही लड़ना चाहेगी। और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते रहे हैं, शायद उन्होंने तय किया है कि अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए दूसरे मुद्दे उतने कारगर नहीं होंगे। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो इसको वो पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पर ले जा रहे हैं। एक और कोशिश जो बार बार वो करते रहे हैं, पहले भी इस तरह की बात वो करते रहे, यहां तक कि 2014 में और फिर 2019 में ज्यादा भारी बहुमत से जो जनता का आदेश होता है उसको लेकर आई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी वो बार बार कहते हैं कि देखिए ये तो तानाशाही चल रही है, मोदी सरकार किसी को बोलने नहीं देती है, सब कुछ खत्म कर रही है। तो अब शायद कांग्रेस पार्टी इस वाले रास्ते पर ही और तेजी से बढ़ेगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये इतना बड़ा मसला था नहीं। अगर आप खुद कह रहे हैं कि सबको नहीं कहा, मोदी पिछड़ी जाति को नहीं कहा, तो वहीं पर कह देते, माफी मांग लेते। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी अब इसी को कैंपेन का मुद्दा बनाना चाहती है। वो लोगों को यह कहना चाहेगी कि देखिए अब इस तरह की स्थितियां हो गई कि विपक्ष के नेता की सदस्यता ही खत्म की जा रही है। तो एक तरीका होगा, जो 1 महीने का समय मिला है उसमें अपील होगी। दूसरा तरीका होगा जो खड़गे जी कह रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सड़क पर उतरकर वो इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे इसके कानूनी पहलू को जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप विकल्प की बात कर रहे थे और जिस तरह से अन्य प्रतिक्रियाएं भी इसके बारे में सामने आ रही है, क्या ये लड़ाई जो है राजनीतिक होती हुई दिखाई दे रही है? और उस परिदृश्य में देखते हुए जो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर है उस पर क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है, अगर हम पुराने फैसलों के परिदृश्य में इसे देखते हैं तो? रमा, बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं कि एक राजनीतिक उनका जो सोचा समझा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार उनके सर पर लटक रही है। इस फैसले के साथ ही बावजूद इसके किसी भी हाईकोर्ट में जाकर के कन्विक्शन स्टे ना स्टे है, वो सेंटेंस पे है, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आज के दौर में एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसमें स्पष्ट है कि जिस दिन कन्विक्शन होता है उसी दिन से आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। बावजूद इसके कन्विक्शन के लिए कोई स्टे कराने के लिए कोई कोशिश करते हुए ना दिखना, ये एक अजीब बात है। जहां तक बात इसी तरह के पुराने फैसलों की कहें तो इसमें कई एमएलएज भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसी तरह से। लेकिन जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनमें हम जयललिता का मामला देख सकते हैं, रशीद मसूद का मामला देख सकते हैं, या चारा घोटाले में जैसे ही लालू प्रसाद यादव का कन्विक्शन हुआ था उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सारी पुरानी नजीरें हैं। अब इनमें क्योंकि जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि जैसे ही निचली अदालत का फैसला आता है और इसको स्पीकर या तो खुद इसका संज्ञान लेते हैं या स्पीकर उचित निर्णय लेते हैं कि क्या ये कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का आधार इसमें बन रहा है, और उसके हिसाब से फैसला लिया जाता है, जैसा पुराने मामलों में लिया गया फैसला और आज इस बार राहुल गांधी के मामले में हुआ है। तो अब राहुल गांधी अगर कन्विक्शन को स्टे कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अगर वो करवा भी लेते हैं कन्विक्शन स्टे, तो ये सिर्फ अदालती कार्रवाई तक मामला सिमट कर नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्पीकर का जो कार्यालय है वो एकदम अलग है। उस पर अदालती कोई डायरेक्शंस नहीं जारी कर सकती कि आप इसको ऐसा कीजिए ही। वहां पर उनको एक बार स्पीकर के फैसले के खिलाफ भी एक कानूनी लड़ाई पहले स्पीकर के कार्यालय में लड़नी होगी, ये दिखाने के लिए कि मुझे कन्विक्शन पे स्टे मिल गया है। और अगर वहां से उनको राहत नहीं मिलती तो उनको वापस कोर्ट में जाकर के सारी चीजों को उठाना होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि जितना आसान ये स्पीकर के आदेश से पहले था उनके लिए इस पे स्टे ले पाना और उसके प्रभावों से बच पाना, अब वो ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो गई है। अब जैसा अगला स्टेप होगा उसमें स्पीकर इस तय करना है कि इस पर उपचुनाव कब कराए जाने चाहिए, कब उचित समय होगा जब इस पर दोबारा इस सीट पर चुनाव कराए जाएं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जैसा। लेकिन अभी हम बात करें कि ये कन्विक्शन पर स्टे ना लेना, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये एक स्ट्रेटेजी है पॉलिटिकल, या एक बहुत भारी भूल है?
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कन्विक्शन पर स्टे ना लेना या तो एक बहुत बड़ी भूल है या एक बड़ी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, और अगर स्पीकर के फैसले की बात करते हैं, उस फैसले के बाद राहुल गांधी के लिए ये प्रक्रिया और भी जटिल हो जाएगी। आप इसे किस तरह से देखते हैं? किस तरह की, क्या आप भी कोई स्ट्रैटेजी इसके पीछे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने तो अपनी शुरुआती टिप्पणी में यह बात कही और उसे मैं दोहरा रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी का आप पूरा करियर देखिए। राहुल गांधी मोटा मोटा अगर कहें तो करीब करीब 2 दशक उनको होने जा रहे हैं वो, और अमेठी से वो जब चुनाव हारे तो एक तरह से कहें कि वो उस पूरे के पूरे परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए, वो एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, बुनियाद पर चोट हुई थी। यानी उस जगह पर जहां यह माना जाता था कि गांधी परिवार से कोई खड़ा होगा तो चाहे जो आ जाएगा उनको चुनाव हरा नहीं सकता है, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई कि कहीं राहुल प्रियंका खड़े हो गए या सोनिया खड़ी हो गई और वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लाख कोशिश के बावजूद वो को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, और शायद इसीलिए अब ये अंदर से खबर कोई कांग्रेस का होगा वो निकाल कर लाएगा तो वो बताए कि आखिर क्या वजह हुई कि जिस पवन खेड़ा के लिए जिस पार्टी में इतनी जल्दबाजी थी कि तुरंत के तुरंत जमानत ले ली, वहां राहुल गांधी के लिए वो सारे वकील कहां हायर कोर्ट में नहीं जाते हैं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? और शायद सरकार की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब जरा सा भी गुंजाइश छोड़ने की इच्छा नहीं है। वो भी एकदम जिसको कहेंगे रिजिड हो चुके हैं कि अब राहुल गांधी को सबक सिखाना है। 24 का चुनाव इसी तरह से होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इस स्ट्रैटेजी के पीछे की वजह भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी संविधान पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस न्यायालय पर सवाल उठाती है, देश से बाहर जाकर बहुत सारे देश विरोधी बयान राहुल गांधी देते हैं, संसद में जो उनकी उपस्थिति है वो कई बार बिल्कुल नील घोषित की जाती है, दिखाई जाती है, बहुत कम वो उपस्थित रहे हैं, और जब वो बोले हैं जाने से पहले वो सबसे ज़्यादा बोले, और वो कहते हैं बोलने का समय नहीं दिया जाता, संसद में वो आते नहीं। ये सब चीज़ें देखते हुए, उनके बयान देखते हुए, उनके पूरे जो भी उन्होंने अभी तक कार्य किए हैं उसे देखते हुए जो कांग्रेस की रणनीति है, आपको लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जनता में विश्वास है वो हिला नहीं पा रहे हैं, और अब कांग्रेस इस परिपाटी पर चल पड़ी है, और इसका भी क्या कुछ असर दिखाई देगा 2024 से पहले की जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि अब तो जहां हम खड़े हो गए हैं वहां से अगला हर राजनीतिक कदम इसी बिना पर चलेगा, यानी बुनियाद उसकी यही होने वाली। अब सवाल हम त्रिपाठी जी आपके लोकसभा के द्वारा देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन के विषय को किया है। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं? क्या देश में बोलने की स्वतंत्रता यही है कि आप किसी भी समाज को, और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो? और आप ये भी मानिए कि हम राजनीति को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है, और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं।
इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित करें। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो राजनीतिक लड़ाई ही लड़ेंगे और लीगली भी लड़ाई लड़ेंगे, वो आगे इसके खिलाफ जाएंगे। कौन सी राजनीति? समाज को तोड़ने की राजनीति, सामाजिक सद्भाव की जगह छोटे समाजों को अपमानित करने की राजनीति, देश के लोकतंत्र को लंदन में अपमानित करने की राजनीति, कानूनी व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने की राजनीति, कानून को न मानने की राजनीति। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस का भारत तोड़ो अभियान जैसा ही उनका कृत्य और उनका आचरण है। उनको ये मानना चाहिए कि अगर भारत को जोड़ना है तो छोटे समाजों को सम्मान देना होगा, लोकतंत्र के गौरव को सम्मान देना होगा, न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी विषयों का पालन करना होगा और कानून की प्रक्रिया से ही सबको गुजरना पड़ेगा। 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे क्या? अब ये जो निर्णय है ये तो निर्णय के हिसाब से ही है। आप मानते हैं अभी भी समय में उनको माफी मांगनी चाहिए? नहीं, पूरी कांग्रेस को क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप कैसे किसी छोटे समाज का अपमान कर सकते हो? आप किसी की भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हो? आप उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित कैसे कर सकते हो जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, विषय नहीं है? और ये जो बोलने की प्रक्रिया राजनीति में अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो सार्थक विषय, मूल विषय, क्रिटिसिज्म और अब्यूज में अंतर होता है। ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होता है। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने जो कुछ कहा आपने साफ तौर पर देखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से सबको गुजरना होता है, कानून के दायरे में सब होते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस छोटे समाज का अपमान करने पर उतर आई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ही नहीं, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अब दोनों तरफ से जरा सा भी पीछे हटने की गुंजाइश तो रह नहीं गई। अभी तक लंदन के बयान पर माफी मांगने की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब उसने इसमें पिछड़ी जाति जोड़ दिया है, और पिछड़ी जाति को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को निशाना बनाएगी। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पिछड़ी जातियों को पहले भी हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को, और उससे पहले भी ये राजनीति होती रही, क्षेत्रीय दलों में तो कई पार्टियां ही पिछड़ी जाति की राजनीति पर बनी है। तो क्या अब पिछड़ी जाति के नेता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जब वो ये कैंपेन लेकर जाएगी, शायद यही वजह है कि भूपेंद्र यादव को आगे रखा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो यहां बहुत एक तरह से कहें कि अब मसला बहुत सीधा, जो तकनीकी मसला है, कानूनी मसला है, उससे आगे सामाजिक और राजनीतिक मसला हो गया है। ये लड़ाई अब बहुत सड़क पर लड़ी जाती हुई दिख रही है। ये लड़ाई अब दिखेगा कि किस तरह से जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। और राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो है। जो दूसरे विपक्षी नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे थे या अलग अलग मसलों पर अलग अलग बोल रहे थे, वो कैसे अब बात करने वाले हैं, ये सब भी अब देखना होगा। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें चुनाव के लिहाज से तय करेंगी कि कैसे मतदाता का मन बनेगा, किस तरह से बदलेगा, या कहें कि पहले से भी ज्यादा पक्का होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। इसके पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं और नरेंद्र मोदी को उसका नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या इस बार भी नुकसान नहीं होगा, या राहुल गांधी कुछ और करेंगे, कांग्रेस पार्टी कुछ और करेगी, दूसरी विपक्षी पार्टियां करेंगी? इसको तकनीकी से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक, विशेषकर 2024 से होगा। समय हमारे पास कम है फिलहाल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें एक बार फिर से कि राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद नहीं रहे हैं। उनकी संसद सदस्यता, लोकसभा सदस्यता भंग कर दी गई है, और वर्तमान जो परिदृश्य में कानून है उसके मुताबिक 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी इस बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।